हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फटाफट में। आज हम देखेंगे खेल सिद्धांत और सौदेबाजी का सिद्धांत। ये हमारा पांचवा चैप्टर है। तो खेल सिद्धांत का उत्पत्ति 1710 में जर्मन गणितज्ञ लिबनिट्ज व व्यापक इसका प्रयोग जॉन न्यूमैन ने अर्थशास्त्र में किया। इसके संबंध में एक जानकारी और है कि खेल सिद्धांत का सबसे प्रयोग और इसके उत्पत्ति का संदर्भ में गणितज्ञ और अर्थशास्त्रों को मान्यता दी जाती है कि उन्होंने खेल सिद्धांत को प्रतिपादित किया। अब इस सिद्धांत के अंतर्गत क्या होता है, अंतर्राष्ट्रीय जगत को पूरा एक खेल के रूप में मान्यता दी जाती है और जितने भी राज्य हैं उनको खिलाड़ियों के रूप में मान्यता देकर हम इस तरह से अध्ययन करते हैं। तो समानता राज्यों के मध्य, इसमें खेल सिद्धांत के अंतर्गत तीन समानताएं पाई जाती है जो राज्यों के मध्य होती है। एक, संघर्ष की स्थिति सभी राज्यों के मध्य होती है और संघर्ष में सभी सफल होना चाहते हैं। दूसरा समानता होता है उद्देश्य की, सभी राज्यों का उद्देश्य यही होता है कि जो भी वो कर रहे हैं उसमें वो सफल हो जाए, वो निष्फल ना हो। तीसरा है साधन की, तो जैसे खेलों में साधन रहता है वैसे ही सभी राज्य अपने अपने साधन का प्रयोग करते हैं, अपने जो भी कूटनीतिक चालें रहती हैं उन चालों में लगाने के लिए, जैसे कि आर्थिक स्थिति में, सैन्य कार्यवाही में कैसे कैसे प्रयोग किया जाए, ये सब चीज़ें साधन आते हैं। तो हम तीन चीज़ समझ गए। अब खेलों के प्रकार को देखते हैं। खेलों के तीन प्रकार माने गए हैं: जीरो सम गेम, कांस्टेंट सम गेम, नॉन जीरो गेम। तो जीरो सम गेम के अंतर्गत क्या होता है कि इसमें जब लाभ होता है किसी एक राज्य को, अर्थात किसी एक खिलाड़ी को जब लाभ होता है तो उसके प्रति दूसरे खिलाड़ी की हानि होना आवश्यक है। तो इसमें क्या होता है कि जब किसी का लाभ होगा तो दूसरे का हानि जरूर होगा। किंतु कांस्टेंट सम गेम में क्या होता है, कांस्टेंट का अर्थ ही होता है कि तटस्थ रूप से। इसमें क्या होता है कि जब लाभ किसी और का होता है तो दूसरे का हानि हो यह जरूरी नहीं है। तो यह लाभ दूसरे पक्ष की हानि पर निर्भर नहीं करता है। तो यह होता है कांस्टेंट सम गेम। और नॉन जीरो गेम, यह दोनों के बीच की स्थिति होती है। इसमें प्रतिस्पर्धा संभव भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती है, अर्थात लाभ होने पर दूसरे की हानि हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। तो ये दोनों के मध्य की स्थिति है। अब अगले देखते हैं सौदेबाजी का सिद्धांत। सौदेबाजी का सिद्धांत जो खेल सिद्धांत था, इसकी जो कमियां थी उसकी पूर्ति के लिए सौदेबाजी का सिद्धांत किसने सुझाया? सेलिंग ने। इसको याद रखना जरूरी है। और इसे वार्ताओं का महत्व इसमें बहुत विशेष दिया जाता है। वार्ता द्वारा सौदेबाजी का सिद्धांत किया जाता है, क्योंकि हमेशा तो संघर्ष की स्थिति रहती नहीं है, राज्यों के बीच सहयोग की भी स्थिति होती है, इसलिए ये सौदेबाजी का सिद्धांत लाया गया है। इसमें तीन रूप से तीन महत्वपूर्ण है। पहला क्या है, मांग स्पष्ट होनी चाहिए। जो भी पक्ष होता है, अगर मान लीजिए भारत पाकिस्तान के रूप में सौदेबाजी हो रही है, वार्ता हो रहा है, विदेश नीति हो रही है, तो उसमें क्या होना चाहिए कि मांग स्पष्ट होनी चाहिए कि मैं क्या मांग रख रहा हूँ, सामने वाला क्या मांग रख रहा है, यह स्पष्ट होना चाहिए, ये नहीं कि घुमा फिरा कर होना चाहिए। दूसरा क्या है, वार्ता के दौरान पक्षों को अधिमान्यता बदलने का अधिकार है। जब वार्ता चल रहा होता है तब अगर मान लीजिए मेरे देश से मैं वार्ता करने जा रहा हूँ और मेरे देश से कुछ चीज़ें आ रही है कि नहीं, इस वार्ता में इस शब्द को हटा दिया जाए, ये मांगे ना रखी जाए, तो उस समय वो मांग को मैं हटा सकता हूँ। अधिमान्यता बदलने का अधिकार होता है। तीसरा होता है, कुछ वार्ता में कोई भी पक्ष समझौते पर नहीं पहुंचना चाहता और न ही वार्ता तोड़ना चाहता है। मतलब कुछ समझौते ऐसे होते हैं जैसे कि अगर देख लिया जाए, सिर्फ हम राज्य के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं, सिंधु जल समझौता हुआ, उससे पहले इसमें क्या था कि कोई भी राज्य इस पर, भारत इस पर चाहता था कि हो जाए, लेकिन क्लियर नहीं था, क्योंकि इसके लिए सिंधु जल समझौता के लिए पाकिस्तान राजी नहीं होता था। तो इसमें ना ये दोनों राजी नहीं थे, लेकिन बाद में ये समझौता हुआ हालांकि, लेकिन इसमें यही होता है कि राजी नहीं होते हैं और ना ही पूर्ण रूप से बताते हैं कि मैं राजी नहीं हूँ, क्योंकि इससे संबंध खराब होने के चांसेस रहते हैं। तो अगले वीडियो में देखेंगे हम निर्णय परक सिद्धांत। धन्यवाद। आप लोग इसे नोट कर लीजिए और इसके अंतर्गत थोड़ी थोड़ी चीज़ें पढ़ते रहिए।